बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताल्लिक है। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब है कि इस्लामी कानून वरासत, यानी कि जब कभी किसी मुसलमान जो है वो या जब कभी कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उनकी वरसा के दरमियान इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक कैसे तकसीम की जाएगी। लेकिन इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को समझने से पहले हम प्री इस्लामिक अरबियन कस्टम को समझेंगे, यानी कि इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से पहले जो इनहेरिटेंस का कानून था उसको इस्लाम ने एज इट इज़ फॉलो क्यों नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ खामियां थी। और सबसे बड़ी खामी जो थी वो ये थी कि उस निज़ाम में फीमेल्स को मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया था, चाहे वो माँ हो, बीवी हो, सिस्टर हो, डॉटर हो, इनको वरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि जो फीमेल्स थी उनको खुद ही एक प्रॉपर्टी तस्वुर की जाती थी। तो लिहाजा जब कभी कोई शख्स फौत हो जाता था तो उसकी वाइफ को यानी कि विडो को डिसीज पर्सन का जो भाई होता था वो उसको अपने कब्जे में ले लेता था, क्योंकि उसको खुद ही एक प्रॉपर्टी तस्वुर किया जाता था। तो लिहाजा उस सिस्टम में जो विडोज थी उनके दो राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे। पहला राइट ये था कि हर औरत जो है वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, ठीक है, जबकि विडो बनने के बाद यानी कि शौहर की जो इंतकाल के बाद उसकी विडो अपनी मर्जी से दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। और दूसरा राइट ये था कि उनको इनहेरिटेंस में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, यानी कि फीमेल को मुकम्मल तौर पर एक्सक्लूड कर दिया गया था। अच्छा, दूसरी खामी यह थी कि जहां पर जो डिसीज पर्सन है यानी कि जो मरहूम है उसका कोई बेटा होता था तो डिसीज पर्सन के पेरेंट्स को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, जबकि इस्लाम देता है। इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के मुताल्लिक जो है हम इसको पढ़ेंगे कि अगर डिसीज पर्सन्स के पेरेंट्स भी है और उसका जो है बेटा भी है यानी कि डिसेंडेंट्स भी है, तो उस सिचुएशन में भी पेरेंट्स को स्पेसिफिक शेयर दिया गया है, ठीक है, और वो शेयर जो है वो कुरान में स्पेसिफाई कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर असेंडेंट्स है और साथ में क्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है, तो क्रेडिटर्स को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि क्रेडिटर्स को अपने पैसे वापस नहीं दिए जाते थे, क्योंकि यह बात तस्वुर की जाती थी कि जो मरहूम है उसके पेरेंट्स मौजूद है और पेरेंट्स में खास तौर फादर मौजूद है, तो यहां पर फीमेल को एक्सक्लूड कर दिया गया था उस इनहेरिटेंस के निजाम में। दूसरी बात यह है कि अगर डिसेंडेंट है तो असेंडेंट को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। डिसेंडेंट में बेटा, ठीक है, अगर बेटा है, मरहूम का बेटा है, तो मरहूम के पेरेंट्स जो है उनको कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। तीसरी बात यह है कि अगर असेंडेंट्स हैं, ठीक है, और साथ में क्रेडिटर्स हैं, तो उस सिचुएशन में क्रेडिटर्स को अपना कर्ज वापस नहीं दिया जाता था। और चौथी कंडीशन यह थी कि अगर एडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है, तो वो एडॉप्टेड चाइल्ड अपने एडॉप्टिव पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें वो हिस्सा ले सकता था, जबकि इस्लाम ने मना किया है कि वो एडॉप्टिव पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई हिस्सा नहीं ले सकता। और इसी तरीके से अगर एडॉप्टेड चाइल्ड का या एडॉप्टेड चाइल्ड की कोई अपनी प्रॉपर्टी है या उसके पास अगर मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी में से एडॉप्टिव पेरेंट्स जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते। इसी तरीके से जो प्री इस्लामिक अरबियन कस्टम था उसमें कुछ खामियां थी और इस खामियों को इस्लाम ने रिमूव किया, यानी कि उस कस्टम में इस्लाम ने रिफॉर्म्स लाए और उस रिफॉर्म्स से जो है मुआशरे को मजीद बेहतर बनाया गया, यानी कि फीमेल को भी हिस्सा दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से डिसेंडेंट हो और साथ में असेंडेंट्स हैं, तो असेंडेंट्स जो है यानी कि पेरेंट्स को स्पेसिफिक शेयर दिया गया और वो शेयर जो है कुरान में स्पेसिफाई कर दिया गया।
इसी तरीके से अगर क्रेडिटर्स हैं तो सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं मरहूम या मरहूमा के, उनको अपना कर्ज वापस दे दिया जाएगा। अच्छा, अब जो है ओकेजन ऑफ रिविलेशन ऑफ द वर्स ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि जो इस्लामी कानून वरासत है वो कब शुरू हुआ, यानी कि उस कस्टम्स में रिफॉर्म्स कब आए। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जो है वो शहीद हुआ और उस सहाबी का भाई जो है उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि उस सहाबी की यानी जो शहीद हुआ था उनकी 2 बेटियां थी और 1 बीवी थी, तो लिहाजा उनका कोई जो है वो जो नारीना औलाद नहीं था। इसी तरीके से वो जो विडो थी और उनकी 2 बेटियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और उन्होंने फरमाया कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपनी 2 बेटियों की शादी कर सकूं। ठीक है, तो उस टाइम जो है सूरह निसा का आयत नंबर 11 नाजिल हुआ और उस आयत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो डिसीज पर्सन का जो भाई था, यानी कि जो आप सहाबी का जो भाई था, उनको हुक्म दिया कि उस प्रॉपर्टी में से 2/3 प्रॉपर्टी जो है यानी कि 2/3 हिस्सा जो है उनकी बेटियों को दे दी जाए और इसी तरीके से 1/8 इस हिस्सा जो है वो उस विडो को दे दिया जाए। तो ये जो इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये बेसिकली शुरू हुआ ताकि फीमेल्स को अपना राइट दिया जा सके। ठीक है, तो उसके बाद जो सहाबी थे उनके भाई ने वो हिस्सा दे दिया उनको। तो इसी तरीके से ये इस्लामिक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वहां से इसकी शुरुआत हुई है। अच्छा, सबसे पहले इस्लामिक लॉ में जो है अगर कोई मुसलमान फोत हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में से सबसे पहले यानी कि जो शख्स फोत हो जाता है यानी कि जो मुसलमान फोत हो जाए उसके जो वरसा हैं उन पर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और ये ऑब्लिगेशंस जो है ये मॉरल ऑब्लिगेशंस भी हैं, ये लीगल ऑब्लिगेशंस भी हैं। यानी कि जो शख्स फोत हो जाता है यानी कि जो मुसलमान फोत हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी प्रॉपर्टी में से सबसे पहले फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी कि कफन और दफन के खर्चे को निकाल दिया जाएगा। ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी में से। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बचती है, डेट्स हैं यानी कि जो मरहूम है या मरहूमा है उसके कुछ क्रेडिटर्स हैं तो उसके बाद उनके क्रेडिटर्स को उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है अगर मरहूम ने अपनी जिंदगी में अपनी वाइफ को डॉवर नहीं दिया है तो डॉवर जो है ये भी एक कर्जा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है क्रेडिटर्स के बाद जो मरहूम है उसकी बीवी को यानी कि विडो को उसका डॉवर दे दिया जाएगा मरहूम की प्रॉपर्टी में से। अच्छा, अगर मरहूम ने अपनी जिंदगी में कोई वसीयत तैयार की है यानी कि अगर उसने कोई विल तैयार की है तो उस विल को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मगर विल जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुकम्मल प्रॉपर्टी के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बचती है तो उस प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स ऑफ जी जो आप हम डिस्कस करेंगे बार टू इनहेरिटेंस। इसका मतलब यह है कि जब कभी ये इम्पेडिमेंट्स हैं, ये कुछ रुकावटें हैं, जब कभी ये रुकावटें आएंगी तो उस सिचुएशन में जो वारिस है उसको मुअर्रिस की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो सबसे पहली जो इम्पेडिमेंट्स है वो है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब यह है कत्ल करना, यानी कि अगर एक वारिस अपने मुअर्रिस को कत्ल करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वारिस को मुअर्रिस की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मगर यहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यह है कि अकॉर्डिंग टू शिया लॉ के मुताबिक यह है कि अगर कोई वारिस जो है अपने मुअर्रिस को इंटेंशनली कत्ल करता है तो उस सिचुएशन में वारिस को कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। जबकि हनफी लॉ के मुताबिक यह है कि अगर कोई वारिस अपने मुअर्रिस को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कत्ल करता है तो उस सिचुएशन में उस वारिस को मुअर्रिस की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से
जो जिसके फेवर में जो विल तैयार की गई है, अगर वो शख्स टेस्टेटर को कत्ल करता है तो उस सिचुएशन में उस विल को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया था कि विल को भी एग्जीक्यूट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो उस सिचुएशन में उस विल को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से जो दूसरी इंपेडिमेंट्स है वो है इल्लिजिटिमेसी, यानी कि वल्दुल हराम। वो बच्चे जिसकी वालिदियत से वालिद इनकार कर लेता है, या वो बच्चे जिनके वालिद का पता नहीं चलता कि ये किसका बच्चा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में यहां पर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। शिया लॉ के मुताबिक यह है कि वो बच्चा ना मां की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है, ना बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले सकता है। जबकि हनफी लॉ के मुताबिक यह है कि वो बच्चा जो है वो मां की प्रॉपर्टी में से तो हिस्सा ले सकता है, मगर बाप की प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं ले सकता। इसी तरीके से जो तीसरी इंपेडिमेंट्स है वो है डिफरेंस ऑफ रिलीजन। डिफरेंस ऑफ रिलीजन का मतलब यह है कि अगर कोई वारिस जो है वो इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे मजहब में चले जाए, ठीक है, यानी कि अगर बेटा जो है वो उनका जो वालिद है वो मुसलमान है, जबकि बेटा मतलब के वो मज़हब को छोड़कर किसी दूसरे मज़हब को इख्तियार कर ले, तो उस सिचुएशन में उस बेटे को वालिद की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। यानी कि एक गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं ले सकता, और इसी तरीके से एक मुसलमान जो है वो गैर मुस्लिम की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। मगर यहां पर एक बात याद रखिएगा, अगर वालिद है और उसके डेफिनेटली डिसेंडेंट्स हैं, यानी कि उसकी औलाद है, और वालिद जो है वो इस्लाम छोड़कर किसी दूसरे मजहब को इख्तियार कर ले, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में यह होगा कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो वालिद की प्रॉपर्टी है, वो उसकी जिंदगी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी उसकी औलाद के दरमियान, ठीक है। यानी कि इस्लामी तकाजों के मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी को जिंदगी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। जबकि इनहेरिटेंस लॉ जो है वो एक मुसलमान के फौत होने के बाद ऑपरेशन में आता है। यानी कि इनहेरिटेंस को अब फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है, जब तक मैं जिंदा हूं मेरी प्रॉपर्टी को कोई मेरा जो वारिस है वो इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। अलबत्ता वो एक अपेरेंट है, मतलब कि वो करेंगे मगर फ्यूचर में करेंगे, जिसको सक्सेशनिस्ट कहते हैं। मगर यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो वालिद है वो जो अपना मजहब चेंज करता है, तो उस वालिद की प्रॉपर्टी उसकी औलाद के दरमियान उसकी जिंदगी में ही तकसीम कर दी जाएगी। इसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल, इसका मतलब यह है कि अगर कोई वारिस इनकार करता है मुअर्रिस से, यानी कि इनकार करता है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मुअर्रिस है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो है बाप से इनकार करता है कि ये मेरा वालिद नहीं है, इसी तरीके से या बेटा जो है वो माँ से इनकार करता है, या भाई से इनकार करता है, या बहन जो है भाई से इनकार कर लेती है, तो उस सिचुएशन में उन्होंने अगर इनकार कर लिया है तो उनको उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मतलब कि बेटे को फिर फादर की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल। अच्छा, पांचवी इंपेडिमेंट्स ये है कि एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड का मतलब ये है गोद लिया बच्चा, ठीक है। तो इस्लाम से पहले उनको हिस्सा दिया जाता था एडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से, मगर इस्लाम ने मना किया है कि एडॉप्टेड चाइल्ड जो है वो एडॉप्टिव पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। और इसी तरीके से एडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं वो एडॉप्टेड चाइल्ड की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं ले सकता। अच्छा, दरअसल कुरान में 6 किस्म के शेयर बताए गए हैं, ठीक है। सूरह निसा में 6 किस्म के शेयर बताए गए हैं। एक पहला शेयर है हाफ, यानी कि हाफ हिस्सा किन को दिया जाएगा और किस सिचुएशन में दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा हिस्सा है 1/4, यानी कि 1/4 हिस्सा। अब ये 1/4 हिस्सा जो है ये किन को दिया जाएगा, कौन से वरसा को दिया जाएगा और किन सर्कमस्टेंसेस और किन सिचुएशन में दिया जाएगा। इसी तरीके से 1/8 हिस्सा यानी कि 1/8, इसी तरीके से 2/3 हिस्सा भी बताया गया है कुरान में। ये हिस्से जो है ये स्पेसिफाई कर दिए गए हैं अल्लाह ताला ने कुरान में,
ठीक है। और ये जो हिस्से हैं ये जिन लोगों को मिलते हैं उनको कहते हैं शेयरर्स, ज़वील फरूज भी कहते हैं इन्हें, यानी कि इनके जो शेयर्स हैं वो कुरान में स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। इन शेयरर्स को कुरानिक हेयर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको कुरानिक हेयर्स? क्योंकि इनके जो शेयर्स हैं वो कुरान में स्पेसिफाई हुए हैं। इसी तरीके से इनको अरबी में कहते हैं ज़वील फरूज। अब जब मरहूम की प्रॉपर्टी जो है वो शेयरर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसके बाद भी कुछ प्रॉपर्टी बचती है तो वो प्रॉपर्टी रेजिड्यूरिस के दरमियान तकसीम कर दी जाती है। और जब रेजिड्यूरिस के दरमियान तकसीम हो जाए तो मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मरहूम या मरहूमा की वरासा के दरमियान। मगर ना शेयरर्स हैं ना कोई रेजिड्यूरी है, मतलब रेजिड्यूरीज में भी कोई भी नहीं है, शेयरर भी कोई नहीं है, तो उस सिचुएशन में डिस्टेंट कैंडिडेट जो है उनके दरमियान मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, शेयरर्स के हवाले से मैंने आपको बताया कि शेयरर्स जो हैं इनके शेयर्स कुरान में स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। रेजिड्यूरीज जो है इनका ताल्लुक अगर मरहूम या मरहूमा से है तो इनका ताल्लुक जो है, यानी कि ये रेजिड्यूरीज है, ये मरहूम है या मरहूमा है, वो शख्स जो मर चुका है, इन दोनों का ताल्लुक किसी मर्द की वजह से होगा। यानी कि रेजिड्यूरीज का ताल्लुक डिसीज पर्सन से किसी मर्द की वजह से होगा, ठीक है। और डिस्टेंट किंड्रेड ये वो रिश्तेदार है जिनको कहते हैं दूर के रिश्तेदार, तो इनका ताल्लुक डिसीज पर्सन से किसी फीमेल की वजह से होगा। ये हम इसको बाद में समझते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि मतलब कि कौन से सिचुएशन में, किन सर्कमस्टेंसेस में जो मरहूम की प्रॉपर्टी है यानी कि तरका में से हाफ हिस्सा किन को दिया जाएगा और किन सर्कमस्टेंसेस में दिया जाएगा। अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डिसीज पर्सन्स की प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले शेयरर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी बचती है तो वो रेजिड्यूरीज के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो शेयरर्स जो हैं जिनको कुरानिक हेयर्स भी कहते हैं। कुरानिक हेयर्स क्यों कहते हैं इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि ये जो शेयरर्स हैं इनके शेयर्स कुरान में स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, मगर स्पेसिफिकेशन और फिक्सेशन का मकसद या मतलब ये नहीं है कि इन शेयरर्स को तमाम सिचुएशन में और तमाम सर्कमस्टेंसेस में सेम शेयर दिया जाएगा। इनका जो शेयर्स है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पर, यानी कि हम केस टू केस देखेंगे कि मतलब सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड है तो हस्बैंड को कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस कैटेगरी के मुतालिक वो इंशाल्लाह इस लेक्चर के जरिए से सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी तक यहाँ तक आप लोग जो है बात याद रखिएगा कि कुरानिक हेयर्स जो है इस कैटेगरी में 12 लोग होते हैं, जिनमें से 4 मर्द हैं और 8 खवातीन हैं। 4 मर्दों में से हस्बैंड, फादर, ट्रू ग्रैंडफादर और यूटेरिन ब्रदर, ये जो है ये 4 मर्द हैं। यूटेरिन ब्रदर का मतलब ये है कि यहां पर माँ जो है सेम है और वालिद जो है यानी कि बाप जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। बाप जो है वो माँ जो है वो एक है और बाप जो है वो डिफरेंट है। तो उस सिचुएशन में अगर वो जो भाई हैं उनको कहते हैं यूटेरिन ब्रदर, यूटेरिन सिस्टर। इसी तरीके से जो खवातीन हैं इसमें 8 खवातीन हैं, जैसे कि वाइफ है, मदर है, डॉटर है, सन्स डॉटर। सन्स डॉटर का मतलब यह है कि बेटा का बेटी, और फुल सिस्टर सगी बहन, कंसेंग्वेन सिस्टर। कंसेंग्वेन सिस्टर मतलब कि माँ जो है अलग अलग है और बाप जो है वो सेम है, ठीक है, तो उसको कहते हैं कंसेंग्वेन ब्रदर, कंसेंग्वेन सिस्टर। इसी तरीके से यूटेरिन सिस्टर, ठीक है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया था कि यूटेरिन ब्रदर वाला, और पैटर्नल ग्रैंड मदर। मगर यहां पर आप लोग एक बात याद रखिएगा कि इस कैटेगरी में बेटा नहीं होता, ठीक है, बेटा जो है वो रेजिड्यूरी में होता है, ठीक है, तो शेयरर्स में बेटा नहीं होता। तो अब हम जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुरान में 6 किस्म के शेयर बताए गए हैं, हाफ, 1/8, 1/4, 1/6, 2/3,
2/3, 1/3 और इसी तरीके से जो है ये 6 शेयर जो हैं ये कुरान में बता दिए गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन सिचुएशन में हाफ हिस्सा किन को दिया जाएगा, शेयर्स में से हाफ हिस्सा जो है वो किन वरसा को दिया जाएगा, यानी कि कौन से लीगल हेयर्स हैं उनको हाफ हिस्सा दिया जाएगा और किन सिचुएशन में दिया जाएगा, सरकमस्टेंसेस क्या होने चाहिए जिसमें जो है वो लीगल हेयर्स जो है वो डिसीज पर्सन्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें से हाफ हिस्सा इनहेरिट करेंगे। तो दरअसल जो लीगल हेयर्स जो हैं जो हाफ हिस्सा इनहेरिट करेंगे, यानी कि हाफ हिस्सा जो है उनकी मलकियत में आ जाएगा, तो वो है 5। इन शेयर्स में से वो है 5 शेयर्स, ठीक है। तो उसमें से है सबसे पहला हस्बैंड, उसके बाद है डॉटर, उसके बाद है सन्स डॉटर, उसके बाद है फुल सिस्टर और कंसेंगुइन सिस्टर। मतलब यह है कि जो 5 कुरानिक हेयर्स हैं उनमें से एक जो है वो क्या है, मर्द है, जबकि ये जो 4 हैं ये है खवातीन यानी कि फीमेल हैं और ये जो है ये मेल है, हस्बैंड है। उसके बाद जो है ये जो 5 शेयरर्स हैं ये शेयरर्स मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा लेंगे, ठीक है। मगर हाफ हिस्सा किन सिचुएशन में लेंगे, अब हम इस बात को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। यानी कि हस्बैंड को हाफ हिस्सा कब मिलेगा, डॉटर को हाफ हिस्सा कब मिलेगा, सन्स डॉटर को हाफ हिस्सा कब मिलेगा, फुल सिस्टर को हाफ हिस्सा कब मिलेगा और कंसेंगुइन सिस्टर को हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा। तो अब हम इस बात को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 5 लीगल हेयर्स हैं कुरानिक कैटेगरी में से जिनको हाफ हिस्सा दिया जाएगा, यानी कि मरहूम या मरहूमा की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा दिया जाएगा। उनमें से मैंने आप लोगों को बताया था कि एक मर्द है जबकि 4 खवातीन हैं, हस्बैंड है, डॉटर है, सन्स डॉटर है, फुल सिस्टर है और कंसेंगुइन सिस्टर है, यानी कि 5 लीगल हेयर्स हैं इस कैटेगरी में जिनको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सिचुएशन में, किन सरकमस्टेंसेस में हस्बैंड को हाफ हिस्सा दिया जाएगा और किन सरकमस्टेंसेस में और कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें डॉटर को हाफ हिस्सा दिया जाएगा। तो हाफ हिस्सा हस्बैंड को तब ही दिया जाएगा, ठीक है, कि व्हेन देयर is no child of deceased wife, ठीक है। जब मरहूमा जो है यानी कि जो वाइफ है उसकी कोई औलाद नहीं है तो उस सिचुएशन में जो मरहूमा है उसकी हस्बैंड को हाफ हिस्सा दिया जाएगा। मगर यहां पर एक बात याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, उसने शादी की है, फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, ठीक है। इन दोनों की शादी से इनके फॉर एग्जाम्पल बच्चे हैं, ठीक है, ये बेटा बेटी हैं या बेटियां हैं, दोनों जो भी हैं, ठीक है। इन दोनों की शादी से क्या है, इनके बच्चे हैं। बाद में जो है ये शोहर या इंतकाल कर जाता है या ये जो शोहर है वो फॉर एग्जाम्पल अपनी वाइफ को छोड़ देता है, डिवोर्स दे देता है, या ये जो वाइफ है वो खुला ले लेती है, जो भी है, बाद में इद्दत के बाद जो है ये वाइफ दूसरी शादी कर लेती है, ठीक है। ये जो फीमेल है ये दूसरी शादी कर लेती है। अब इन दोनों की शादी से इनके कोई भी बच्चे नहीं है, ठीक है, और ये जो फीमेल है ये फौत हो जाती है। तो उस सिचुएशन में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में इस हस्बैंड को कितना हिस्सा दिया जाएगा। तो हम देखेंगे, हम हस्बैंड के बच्चों को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे वाइफ के बच्चों को, यानी कि फीमेल के बच्चों को। वो फीमेल जो मर चुकी है, जो इंतकाल कर चुकी है, उस फीमेल के बच्चों को देखेंगे कि आया उसके बच्चे हैं या नहीं हैं, आया उसके बच्चे हैं प्रीवियस हस्बैंड से हैं या जो है प्रेजेंट हस्बैंड से है। तो अगर इस सिचुएशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ये क्लेम करता है कि भाई मेरे तो कोई बच्चे नहीं हैं, तो हम मरहूमा के बच्चों को देखेंगे कि उसके बच्चे हैं, जी बिल्कुल है, प्रीवियस हस्बैंड से उसके 2 बच्चे हैं। तो उस सिचुएशन में
ये जो हस्बैंड है इसको कोई जो है वो इसको हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा, इसको जो हिस्सा दिया जाएगा अब हम डिस्कस करेंगे, मगर इस सिचुएशन में हस्बैंड को हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये जो मरहुमा है उसके बच्चे हैं, भले इस हस्बैंड से नहीं है, प्रीवियस हस्बैंड से है, मगर मरहुमा के बच्चे हैं। मगर एक दूसरी सिचुएशन ये है कि इन केस अगर फॉर एग्जाम्पल ये हस्बैंड है और ये जो है वाइफ है, ठीक है, इन दोनों की शादी से इनका एक बेटा था, ठीक है, और इस बेटे की शादी हो चुकी है और उसकी जो है औलाद है। तो अब ये जो मरहुमा है, मतलब इससे पहले जो है इसका बेटा फौत हो जाता है, ठीक है, मगर बेटे की औलाद है, तो इस सिचुएशन में भी जो हस्बैंड है उसको हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। भले मरहुमा जो है उसकी औलाद नहीं है, मगर उसका जो बेटा है उसकी औलाद है, तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक तीसरी सिचुएशन ये है कि इन केस जो बेटा था, ठीक है, इनका बेटा था और उनकी औलाद भी नहीं है, और जो ये मरहुमा है ये फौत हो जाती है, ठीक है, भले इनका बेटा था मगर इनका बेटा जो है वो फौत हो चुका है, मरहुमा से पहले इनका बेटा जो है वो फौत हो चुका है, तो इस सिचुएशन में हस्बैंड को हाफ हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 3 सिचुएशंस हैं, इनको अपने जहनों में बिठा दीजिएगा, और अगर ये लेक्चर समझ में एक दफ़ा ना आए तो दोबारा देख लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डॉटर, यानी कि डॉटर को पेरेंट की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि ये फादर है, ये मदर है, ठीक है। अच्छा, इनकी शादी से इनकी एक ही बेटी है, एक ही होनी चाहिए, ठीक है, एक ही बेटी है, इकलौती बेटी है, ठीक है। अब हम फर्ज करते हैं इनका वालिद जो है वो इंतकाल कर जाता है, तो इस डॉटर को अपने वालिद की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा दिया जाएगा, मगर शर्त क्या है, इसमें 2 ही कंडीशन है, ये बात याद रखिएगा कि बेटी जो है वो एक होनी चाहिए, इकलौती औलाद होनी चाहिए, एक ही बेटी होगी तो उसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा, और साथ में बेटी जो है उसके साथ जो है उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भाई नहीं होना चाहिए। अगर भाई होगा तो उस सिचुएशन में जो बेटी है वो रेजिड्यूरी में चली जाएगी, ठीक है। अब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मरहूम है उसकी कोई जो है उसकी एक ही बेटी होनी चाहिए और साथ में बेटा नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ये जो डॉटर है इसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टर, फुल सिस्टर, कंसेंग्विन सिस्टर और यूटेरिन सिस्टर को, उनको किन सिचुएशन में हाफ हिस्सा दिया जाएगा। So now friend, we will discuss about the remaining 3 Quranic heirs or who will get half property from the deceased estate. So sons daughter को हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा। सन्स डॉटर का मतलब यह है कि सन्स डॉटर यानी कि बेटा का बेटी, तो बेटा का बेटी जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा कब लेगी। तो यहां पर 3 सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, इनकी शादी से इनका एक ही बेटा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इन दोनों की कोई दूसरी औलाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो सन है इसके साथ कोई डॉटर नहीं होनी चाहिए, और इसी तरीके से कोई इनका जो है कोई दूसरा भाई नहीं होना चाहिए, या इनकी जो है कोई बहन नहीं होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में यानी कि इकलौती औलाद है, एक ही बेटा है, और ये जो बेटा है इसने शादी की है, ठीक है, और इसकी एक ही बेटी है। तो ये इनके दरमियान जो रिश्ता है ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं। इस डॉटर जो है, ये जो सन्स डॉटर के ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये जो है इनके लिए सन्स डॉटर है, ठीक है।
अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रैंड फादर है ये फोर्थ हो जाता है, ट्रू ग्रैंडफादर। अब इनका जो बेटा है वो ऑलरेडी फोर्थ हो चुका है, ठीक है, वालिद से पहले बेटा जो है वो फोर्थ हो चुका है, और बेटा जो फोर्थ हो चुका है उसकी बेटी है, और बेटी एक ही है, यानी कि यहां पर इसके साथ कोई और भाई या बहन नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो सन डॉटर है इसको ग्रैंड पेरेंट की प्रॉपर्टी में से हाफ हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। मगर शर्त क्या है, पहली शर्त यह है कि जो सन्स डॉटर है इसके साथ कोई सन नहीं होना चाहिए, यानी कि डिसीज का सन्स नहीं हो। तो इस सिचुएशन में डॉटर अकेली है, ठीक है, और सन्स डॉटर के साथ कोई दूसरी सन्स डॉटर भी ना हो। मतलब अगर हम देखें जो सन्स डॉटर है वो बिल्कुल अकेली है, ठीक है, मतलब इकलौती औलाद है। इसी तरीके से जो मरहूम है इनका कोई दूसरी औलाद नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो मरहूम है अगर फॉर एग्जाम्पल इनका यहां पर डॉटर भी थी, यानी कि ये इनका डॉटर है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसको हाफ हिस्सा नहीं मिलता। फिर मतलब कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की इकलौती औलाद है इनका बेटा, ठीक है, बेटा जो है वो फोर्थ हो चुका है, बेटा जो है उसकी बेटी है, तो उस सिचुएशन में सन्स डॉटर को हाफ हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिस्टर को हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा, फुल सिस्टर यानी कि सगी बहन को। इसमें हम सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिएगा ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, और इन दोनों की शादी से इनकी दो बच्चे हैं। एक फॉर एग्जाम्पल भाई है यानी कि इनका बेटा है, और दूसरी जो है वो डॉटर है। तो इन दोनों का रिश्ता जो है आपस में ये फुल ब्रदर और सिस्टर का है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि फुल सिस्टर यानी कि सन, ठीक है, तो फुल सिस्टर को कितना मतलब हाफ हिस्सा किन सिचुएशन में दिया जाएगा। फर्ज कीजिएगा कि ये भाई है इनका, अब इस भाई की कोई औलाद नहीं है, ठीक है, भले इसने शादी की है मगर इसकी कोई औलाद नहीं है, ये इशूलेस है, ना इसकी कोई बेटी है ना इसका कोई बेटा है। और यहां पर ये जो मरहूम है फॉर एग्जाम्पल ये भाई जब मर जाता है और इस भाई का सिर्फ एक ही बहन है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में इस बहन को हाफ हिस्सा दिया जाएगा। मगर शर्त क्या है कि ऊपर भी कोई नहीं हो, यानी कि फादर भी नहीं है, फादर भी फोर्थ हो चुका है और ग्रैंडफादर जो है वो भी फोर्थ हो चुका है। अच्छा, असेंडेंट में भी कोई नहीं है, ना फादर है ना ग्रैंडफादर है, और डिसेंडेंट में ना कोई मेल है और ना फीमेल है। तो इस सिचुएशन में जो डिसीज पर्सन की जो बहन है उसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। आसान सी बात है, बहन एक ही होनी चाहिए, ठीक है, एक ही बहन होनी चाहिए, डिसीज पर्सन का कोई दूसरा भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, और असेंडेंट में भी कोई नहीं होना चाहिए, डिसेंडेंट में भी कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि फादर भी नहीं है, ग्रैंडफादर भी नहीं है, डिसीज पर्सन का कोई जो है दूसरा भाई भी नहीं है, ना इसकी कोई दूसरी बहन है, मगर सिर्फ एक ही बहन है। और इसी तरीके से जो डिसीज पर्सन है उसकी कोई औलाद भी नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये जो बहन है इसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। अच्छा, कंसेंग्विन सिस्टर को हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा? बहुत ही आसान है। कंसेंग्विन सिस्टर मैंने आप लोगों को बताया है कि बाप जो है वो सेम है जबकि माँ जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल ये फादर है, इसने 2 शादियां की है, ठीक है, और मतलब ये इसकी पहली वाइफ, ये इसकी दूसरी वाइफ। इन दोनों की शादी से इनका सिर्फ एक ही बेटा था।
फॉर एग्जाम्पल एक ही बेटा था और इन दोनों की शादी से इनका सिर्फ एक ही बेटी थी। अब इन दोनों का जो रिश्ता है वो कंसेंग्वेंट ब्रदर और कंसेंग्वेंट सिस्टर का है, ठीक है। बाप सेम है, अगर हम ऊपर देखें बाप क्या है, सेम है, मां अलग अलग है। अच्छा, तो हमें देखना यह है कि जो कंसेंग्वेंट सिस्टर है उसको हाफ हिस्सा कब दिया जाएगा। पहली बात आप लोगों को ये याद रखनी है कि जो भाई है, ठीक है, या जो सिस्टर है, जो भी है, मरहूम जो है या मरहूमा है, उसका कोई भाई नहीं होना चाहिए, सगा भाई नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से मतलब यहां पर अगर इसकी अपनी सगी बहन होती तो इस सिचुएशन में इसको हाफ हिस्सा नहीं देते, ठीक है। मतलब इसकी कोई इसका ना कोई भाई है ना इसका कोई जो है भाई हो या ना हो, मगर इसकी जो है वो कोई बहन नहीं होनी चाहिए। जो मरहूम है इसकी अपनी सगी बहन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ एक ही बहन है जो कि कंसेंग्वेंट सिस्टर है, और जो मरहूम है उसकी कोई औलाद भी नहीं है, ठीक है। और ऊपर जो है इनका फादर भी फौत हो चुका है, पहले से फौत हो चुका है, और जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, वो भी फौत हो चुका है। तो इस सिचुएशन में ये जो कंसेंग्वेंट सिस्टर है इसको हाफ हिस्सा दिया जाएगा। आसान सी बात है। डिसीज पर्सन जो है उसकी कोई अपनी बहन नहीं होनी चाहिए, सगी बहन नहीं होनी चाहिए, साथ में उसकी कोई औलाद नहीं होनी चाहिए, औलाद में मेल और फीमेल दोनों, ठीक है। और ऊपर जो है असेंडेंट में इनका वालिद भी नहीं है, और वालिद का वालिद यानी कि ग्रैंडफादर भी जिंदा नहीं है। और ये जो भाई है अगर ये फौत हो जाए, ये आपस में कंसेंग्वेंट ब्रदर और कंसेंग्वेंट सिस्टर है, अगर ये जो कंसेंग्वेंट ब्रदर है ये फौत हो जाए तो इस सिचुएशन में कंसेंग्वेंट सिस्टर को हाफ हिस्सा दे दिया जाएगा ब्रदर की प्रॉपर्टी में से, ठीक है। मगर शर्त यह है कि ये जो कंसेंग्वेंट ब्रदर है इसकी अपनी सगी बहन नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी अपनी सगी बहन होगी तो उस सिचुएशन में हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर इसकी अपनी औलाद होगी तो उस सिचुएशन में हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। अगर इसकी ये जो डिसीज पर्सन है इसका वालिद जिंदा है तो उस सिचुएशन में हाफ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। तो इस लेक्चर को आप एक दफा से समझ में नहीं आएगा, बार बार देखें, बार बार सुने, तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है। बस समझने की कोशिश करें, सिचुएशन को देखने की कोशिश करें, सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, तो बहुत आसानी से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे मजीद और जो शेयर्स कुरान में दिए गए हैं वो शेयर्स जो कुरानिक हेयर्स हैं उनको कब दिए जाएंगे। अब हम उन बात को या उन सिचुएशंस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।